अस्सलाम वालेकुम, मैं वसीम मलिक हूँ। आज तारीख 7 अगस्त बुध के रोज़ का बाकायदा आगाज़ होने जा रहा है। एक और वीडियो लॉग में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। गुज़श्ता 3 सालों से मुसलसल हम एक चीज़ रिपोर्ट कर रहे हैं और तमाम पाकिस्तानियों ने इसे विटनेस भी किया होगा, और अगर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं तो बहुत सारों ने तो पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कॉर्नर करने के लिए हर किस्म के हथकंडे अपनाए गए, और हम भी रिपोर्ट करते रहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर बुरा वक्त चल रहा है। तो ऐसे में गुज़श्ता रात यानी कि 6 अगस्त को एक हैरान कुन खबर सामने आती है। खबर के मुताबिक अब यह सवाल पैदा होना शुरू हो चुका है कि क्या पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी बुरा वक्त शुरू हो चुका है, क्योंकि एक मरतबा फिर एहतसाब का नारा लगा दिया गया है। एक सीनियर सहाफ़ी ने तो यहां तक दावा किया है कि पीडीएम के दौरे हुकूमत से लेकर अब तक यानी गुज़श्ता 3 सालों में, जब 9 अप्रैल 2022 के बाद इमरान खान की हुकूमत जाती है और इन लोगों को मुसल्लत किया जाता है, पहले 9 अप्रैल को और उसके बाद 8 फरवरी को, तो तब से लेकर आज तक 2000 अरब की करप्शन हुई है। और उसमें से अब ये ताकतवर लोगों ने फैसला किया है कि पहले मरहले में 500 अरब रिकवर किए जाएंगे, और उसमें फिर एक वफाकी वजीर जो कि वजीर दिफा हैं ख्वाजा आसिफ, उनसे मुतालिक एक खबर सामने आती है कि उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फिर वजीर आज़म शहबाज शरीफ के ऊपर दबाव से मुतालिक भी एक खबर आती है। फिर यहाँ तक कहा जाता है कि मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों या फिर ताकतवर लोग, वो ये वजीर आज़म से मुतालबा कर रहे हैं कि आप ख्वाजा आसिफ साहब का इस्तीफ़ा मंजूर कर लें, जबकि नवाज शरीफ साहब जो हैं वो शहबाज शरीफ के ऊपर दबाव डाल रहे हैं कि आपने ख्वाजा आसिफ का इस्तीफ़ा मंजूर नहीं करना। एक खबर ये भी सामने आती है कि ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से जो इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भिजवाया है, उसके बाद उन्होंने नवाज शरीफ साहब से मुलाकात की है, और उस मुलाकात के बाद फ़ोन नंबर उनके बंद थे और एक नामालूम मुकाम पर वो मुंतकिल हो चुके थे, जिसके बाद अब ख्वाजा आसिफ साहब की भी वजाहत आ चुकी है। तो ऐसे में ये क्या खबरें हैं, इनमें क्या सदाकत है, ये खबरें शुरू कहाँ से हुई और अब ये क्या दावा किया जा रहा है, शहर इक़्तिदार में क्या र्यूमर्स हैं, ये तमाम तफसीलात जो हैं आज की इस वीडियो की सूरत में आपके सामने रखता हूँ। इससे पहले कि हम तफसीलात की जानिब बढ़ें, मैं सबसे पहले दोनों खबरें जो हैं वो आपके सामने रख देता हूं, ताकि जो चीज़ें हैं वो क्लैरिटी के साथ आगे हों और हम उस हवाले से गुफ्तगू कर सकें। तो मोहम्मद मालिक साहब हैं, उन्होंने गुज़श्ता रात अपने टीवी शो में एक दावा किया है। 1 मिनट का ये वीडियो क्लिप है, मैं इसकी ऑडियो आपके सामने रख देता हूं, ज़रा सुनिए कि मोहम्मद मालिक साहब इस हवाले से क्या दावा कर रहे हैं। आपसे बहुत बड़ी खबर शेयर करना चाहता हूँ। 2 बड़ी खौफनाक किस्म की लिस्टें बन रही हैं इस वक्त। एक लिस्ट तो बन रही है जिसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट शख्सियत ने जून और जुलाई में 2 मीटिंग्स की। जून के अंदर एक मीटिंग हुई तो वहाँ पे कुछ और चीज़ें डिस्कस हो रही, तो वहाँ से सामने एक जिक्र शुरू हो गया कि जी 2000 अरब प्लस की करप्शन हुई है पिछले 2-3 सालों में। ये जो जितने पार्लियामेंटेरियंस के फंड्स वगैरह मिलते हैं नेशनल असम्बली में, सेनेटर्स को और प्रोविंशियल असम्बली को, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा इसके अंदर करप्शन वगैरह हुई है। और वहाँ पे कुछ ब्रीफ्स में ये भी बताया गया कि कुछ इदारों के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं। इसके बाद इदारा भी इन्वॉल्व हो गया है। अब एक लिस्ट बन रही, और इस लिस्ट में पॉलिटिशियंस भी हैं, ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, और वो तमाम कॉन्ट्रैक्टर, ठेकेदार भी हैं जो ऐसे तमाम स्कीमों के अंदर इन्वॉल्व हैं, जिनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं सब कुछ। और तय अभी तक पाया है कि पहले 500 ऐसे केसेस आइडेंटिफाई किए जाएं जिसके अंदर रिकवरी बड़ी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, और एक इनिशियल टारगेट दिया गया है 500 अरब का, कि अगर 500 अरब भी रिकवर हो जाए तो ये एक अच्छा। तो जनाब ये खबर आपके सामने रखी मैंने। मोहम्मद मालिक साहब ये दावा कर रहे हैं कि कुछ मामला डिस्कस हो रहे थे, तो उसमें इस मुल्क की सबसे ताकतवर शख्सियत यानी कि वो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और जो तासुर यहाँ पर मिल रहा है फील्ड मार्शल जनरल सईद आसिम मुनीर, एक तवज्जो जाती है करप्शन के मामलात पर। जब उन्हें डिग आउट किया जाता है तो पता चलता है कि गुज़श्ता 3 सालों के दौरान 2000 से ज़ायद, 2000 अरब से ज़ायद, ये कोई छोटा मोटा फिगर तो नहीं है, करप्शन हुई है। और उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, उसमें सियासतदान भी हैं, उसमें MNAs भी हैं, हुकूमती लोग हैं उसमें, और उसमें कुछ इदारे के लोग, मोहम्मद मालिक साहब कह रहे थे, यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट या फ़ौज का इदारा, उसमें कुछ लोग जो हैं वो मुलविस हैं। तो फिर उस पर तहकीकात की गई हैं और एक लिस्ट तैयार की जा रही है जिसमें इनिशियली 500 अरब रिकवर किए जाएंगे। अच्छा, एक तो ये खबर सामने आई, और इस खबर से मुस्लिम लीग नून के लिए भी अब सवालात उठने लग गए। हुकूमत में तो यही सियासी जमातें हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो है ही नहीं। तो इन सियासी जमातों में PMLN, पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के हवाले से भी गुफ्तगू की जाती है, MQM और दीगर जो सियासी जमातें हुकूमती इत्तेहाद में, अब उनके लोगों से ये रिकवरी होने जा रही है।
तो ये सेल्फ हुकूमत के लिए खतरनाक खबर है अगर तो इसमें रियलिटी है, पहली बात। दूसरी बात यह कि हमारे एक सहाफ़ी दोस्त हैं ज़ुबैर अली खान साहब, उन्होंने दावा किया ख्वाजा आसिफ साहब के इस्तीफे का। और दिलचस्प बात आपको बताऊं, हुकूमत की जानिब से यानी वफाकी वज़ीर अतातारड़ की जानिब से तो उसकी तरदीद ज़रूर आई है, मगर ख्वाजा आसिफ साहब ने इस हवाले से अभी कोई तरदीद नहीं की। वो सोशल मीडिया पे एक जगह अपेयर ज़रूर हुए हैं लेकिन उन्होंने तरदीद नहीं की। खबर क्या सामने आई थी वो मैं आपके सामने रखता हूं। उन्होंने गुज़श्ता रात 9:43 पर एक ट्वीट किया, एक्स पर एक पोस्ट की और कहा, ब्रेकिंग न्यूज़, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़ा दे दिया। सियालकोट के ADCR की गिरफ्तारी का तनाज़ा बढ़ गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने इस्तीफ़ा वज़ीर आज़म को भिजवा दिया। अब असल कहानी है क्या, शहर इक़्तिदार में क्या कुछ चल रहा है और क्या इंफॉर्मेशन हम तक मौसूल हुई जो कि जिसकी तस्दीक हम ज़रूर कर सकते हैं, वो वीडियो के आगे जाकर मैं आपको बताऊंगा। मैं पहले चाह रहा हूं कि ये सीक्वेंस कैसे बना, खबरें कहां से आई, वो मैं आपके सामने रख दूं। ज़ुबैर साहब ने मजीद कहा कि खबर यह है कि सियालकोट के ADCR की एंटी करप्शन की तरफ से गिरफ्तारी का तनाज़ा बढ़ गया है, जिसके बाद ख्वाजा आसिफ ने वज़ीर आज़म को अपना इस्तीफ़ा भेज दिया है। ख्वाजा आसिफ ने मुशीर बराए वज़ीर आज़म डॉक्टर तोकीर शाह, जो कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं वज़ीर आज़म के, उन्हें इस्तीफ़ा भेजा है और कहा है कि या तो ADCR को रिहा करवाएं या इस्तीफ़ा मंजूर कर लें। चंद रोज़ कबल सियालकोट के ADCR को एंटी करप्शन ने मुबैना माली बदउनवानी पर गिरफ्तार किया था और 5 रोज़ा रिमांड हासिल किया था। मज़कूरा ADCR ने आम इंतखाबात में बतौर रिटर्निंग अफसरान फ़राइज़ जो हैं वो भी सरअंजाम दिए थे। मोहम्मद ज़ुबैर साहब मज़ीद कहते हैं कि मज़ीद इतलात हैं कि ADCR की गिरफ्तारी के पीछे एक बाअसर शख्स का हाथ है। अब मैच उस बाअसर शख्स और वज़ीर दिफा के दरमियान पड़ चुका है। इंतहाई दिलचस्प बात यह है कि वो बाअसर शख्स वज़ीर दिफा के मातहत एक महकमे का मुलाजिम है। उस खबर की जो तस्दीक है वो करते हैं मुमताज़ भट्टी साहब, डिफेंस एनालिस्ट हैं, बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं। उन्होंने ज़ुबैर साहब को कोट करते हुए लिखा कि खबर आपकी ठीक है मगर इसके पीछे कुछ और है। 17 करोड़ कैश लिया, गर्लफ्रेंड के साथ बैरून मुल्क विजिट किया, इकबाल संगेड़ा $500 मिलियन खा गया, मरियम नवाज को सबूत दिए गए। ADCR ख्वाजा का मुन्ना है और ताकतवर लोगों का मंजूर नज़र भी है। मरियम ने सुहेल नासिर चट्ठे को कहा कि गिरफ्तार कर लो, बाकी तफसील कल। अच्छा, खबर अभी यहीं तक नहीं रुकी थी कि एक और ख़बर सामने आती है और वो खबर देते हैं जनाब मिर्ज़ा शहजाद अकबर साहब, साबिक़ वज़ीर आज़म के मुशीर रहे हैं एहतसाब के हवाले से। उन्होंने कहा कि अहम अपडेट, वफाकी वज़ीर इस्तीफ़ा। इतलात के मुताबिक पिंडी का यानी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का चाचू पे यानी कि शहबाज शरीफ पे इस्तीफ़ा कबूल करने का दबाव है और सब्दी माँ चाचू की हम ख्याल है, यानी कि मरियम नवाज भी यही चाहती हैं। फिर उन्होंने कहा कि जाती उम्रा वाले बाबा जी का चाचू को इस्तीफ़ा ना कबूल करने का हुक्म, यानी कि नवाज शरीफ साहब ने शहबाज शरीफ को कहा है कि इस्तीफ़ा मंजूर ना करो। अब चाचू यानी शहबाज शरीफ को कहा गया है कि वो सख्त परेशान हैं कि मैं मंजी किथे डावां। याद रहे ADCR को पंजाब के एंटी करप्शन ने गिरफ्तार किया है। उसके बाद ज़ुबैर साहब एक और ट्वीट करते हैं और वो कहते हैं जनाब के जो शहबाज शरीफ साहब हैं, ख्वाजा आसिफ साहब हैं, उनकी नवाज शरीफ साहब से मरी में 1-on-1 मीटिंग हुई है जिसमें ख्वाजा आसिफ ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात से नवाज शरीफ साहब को आगाह किया है। नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को इस्तीफ़ा वापस लेने का मशवरा दिया है। ख्वाजा आसिफ मुलाकात के बाद किसी की रसाई में नहीं है, ना कोई वज़ीर और ना ही कोई सहाफ़ी। ख्वाजा आसिफ तमाम नंबर्स बंद करके नामालूम मकाम पर मुंतकिल हो चुके हैं। जब उन्होंने ये खबर दी उसके बाद ख्वाजा आसिफ साहब का एक ट्वीट आता है, वो इन खबरों से मुताल्लिक कोई बात नहीं करते, अपने इस्तीफ़े से मुताल्लिक कोई तरदीद नहीं करते। एक इंटरनेशनल एक्स अकाउंट है, वहां पर कांगो में बसने वाले लोगों के हवाले से को पोस्ट की गई थी जिसमें ख्वाजा आसिफ साहब वज़ीर दिफा जो हैं पाकिस्तान के, वो कांगो की तारीख और वहां के लोगों पर मुजालिम जो हैं वो अपनी उस एक्स अकाउंट पे कर रहे हैं। अंग्रेजी में वो एक फैंसी सा ट्वीट किया गया है। ऐसी सूरत हाल में ये ट्वीट बड़ा सिंबॉलिक है कि तरदीद भी नहीं की गई और जब नामालूम मकाम पर मुंतकली की ज़ुबैर साहब ने खबर दी तो फिर एक ट्वीट हुआ। अब गालिबन वो ख्वाजा आसिफ साहब ने खुद किया है या आजकल तो ये भी होता है, बहरहाल ये क्यास राई है, खबर नहीं है। आजकल ये भी तो होता है कि एक अकाउंट बहुत सारे लोगों के एक्सेस में होता है, टीम के लोग भी हैं जो ट्वीट कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग खुद भी करते हैं। मुमकिन है ख्वाजा आसिफ साहब ने ये ट्वीट खुद भी किया हो। तो बहरहाल ये अब तक की सारी कहानी है। अब इसमें कहानी मैं आपको बताता हूँ शुरू कहाँ से हुई है। ये पहले पक तो रहा था कुछ। सियालकोट की है एक ADCR, असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू, ब्यूरोक्रेसी से हैं। एस्टैब्लिशमेंट के मंजूर नज़र इसलिए हैं कि 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में सियालकोट के वो RO थे,
ریحانہ ڈار صاحبہ کو فارم 47 پہ ہروانا اور خواجہ آصف صاحب کو جتوانا یہ انہی کا کام تھا. پھر سمڑیال الیکشن، ضمنی الیکشن ہوا پچھلے دنوں، وہاں پر بھی انہی آر او صاحب کی جو خدمات ہیں وہ لی گئی تھیں. اور پھر ممتاز بھٹی صاحب بھی کہہ رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے منظور نظر ہیں. اب وہ ریونیو اسسٹنٹ ڈپٹی کمشنر ریونیو ہیں، تو سیالکوٹ میں ایک فیکٹری ہے جو کہ کھیلوں کا سامان بناتی ہے. انہوں نے اپنی کوئی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی لانچ کی، تو اس پر اے ڈی سی آر صاحب کا اپروول ہوتا ہے غالباً. تو انہوں نے بہت زیادہ کیش لیا، پیسے لیے، مال بنایا. اس کے بعد وہ ہر دوسرے دن اس فیکٹری کا وزٹ کرنے پہنچ جاتے تھے اور ان سے اس سوسائٹی کے نام پر مزید پیسے بٹور رہے تھے. ہاؤسنگ سوسائٹی نے بھی پیسے دیتے رہے. تنگ آ کر پھر وہ گجرانوالہ میں ایک سب سے طاقتور، گجرانوالہ کی ایک طاقتور شخصیت، ان سے انہوں نے شکایت لگائی، جس کے بعد یہ معاملہ غالباً اعلیٰ سطح پر دیکھا گیا. اور اس کے بعد پھر سہیل ظفر چٹھا صاحب اسٹیبلشمنٹ اور مریم نواز کے بڑے منظور نظر ہیں. اسلام آباد میں ہوتے تھے، ہم نے انہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں پر بے شمار بے تحاشا احتجاجوں کے دوران ظلم کرتے دیکھا ہے. آج کل پنجاب میں بھی انہوں نے لوگوں کو خاصا ڈرایا ہوا ہے. وہ جو ایک ماورائے عدالت قتل اور اس حوالے سے بھی گفتگو ہوتی ہے. تو پھر انہوں نے گرفتار کیا اور اس اے ڈی سی آر صاحب کی جو ایف آئی آر تھی، غالباً انہیں پہلے اریسٹ کیا گیا، کچھ تفتیش کی گئی، جیسے وہ آج کل ہوتا ہے نا کہ شمالی علاقہ جات کی طرف کچھ لوگ جاتے نہیں ہیں لیکن کہا جاتا ہے کہ گئے ہیں، ہوتے کہاں ہیں یہ آپ سب لوگ بہتر جانتے ہیں. جس کے بعد ایف آئی آر لانچ کی گئی، ایف آئی آر چھپائی گئی، 4 روز کا ریمانڈ لیا گیا. آج یعنی 7 اگست کو 4 روز کا ریمانڈ ختم ہو رہا ہے. دوبارہ اس اے ڈی سی آر صاحب کو عدالت میں پیش کرنا ہے. اب وہ اے ڈی سی آر جب اس سے تفتیش ہوتی ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ خواجہ آصف صاحب کا فرنٹ مین ہے. خواجہ آصف صاحب کے لنکس نکلتے ہیں، کرپشن اس نے کی ہوتی ہے، ثبوت ملتے ہیں. پھر گزشتہ دنوں ایک ایسے شخص کو بھی ایئرپورٹ پر روکا جاتا ہے اور اسے تفتیش کی جاتی ہے جو پاکستان میں لگژری کارز کا، گاڑیوں کا بزنس کرتا ہے. جب تفتیش کی جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی خواجہ آصف صاحب کا فرنٹ مین ہے. اور اس کاروں کا بزنس کرنے والے، لگژری گاڑیوں کا بزنس کرنے والے اور اس اے ڈی آر کے درمیان بھی کوئی کنیکشن ڈیولپ ہوتا ہے. اسی وجہ سے خواجہ آصف صاحب جو ہیں وہ جناب گزشتہ دنوں سے وہ بیوروکریسی کے خلاف تھے. براہ راست وہ جو پرتگال میں جائیدادیں اور بیوروکریسی اور لوٹنا اور کرپشن، یہ ساری کہانی جو کر رہے تھے، کوئی شک نہیں بیوروکریسی بہت کرپٹ ہے اس ملک میں. لیکن غالباً وہ بھی سیاستدانوں کا بچا کچا کھاتی ہے یا پھر کچھ اور بھی ہیں. وہ کل زاہد گشوری صاحب کی خبر تھی کہ غالباً کو 1700 سے زائد لوگ ہیں ان کی خبر کے مطابق جو کہ پاکستان کے سویلین اداروں میں، جو کہ حاضر صاحب ریٹائر فوجی افسران ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. تو پھر خواجہ آصف صاحب ان کے لیے سٹینڈ لے جاتے ہیں اور وہ سہیل ظفر چٹھا کے اوپر تنقید کرتے ہیں. لیکن اب جب معاملہ خراب ہوتا ہے، بگڑتا ہے، وہ جو سی اے کی کمپنی والے، نجی ہاؤسنگ سوسائٹی والے گجرانوالہ کی جس شخصیت سے ملتے ہیں، وہ بھی اگر بائی بک دیکھا جائے، آئین کی پاکستان کی کتاب کو دیکھا جائے تو خواجہ آصف صاحب کے ماتحت ہے لیکن بہت طاقتور ہے. تو وہاں سے یہ میچ پڑا اور اب اطلاعات کے مطابق خواجہ آصف صاحب اب استعفیٰ ان کا منظور ہوتا ہے، نہیں ہوتا، پرانی تنخواہ پہ کام کرتے ہیں. پاکستان میں یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. تو جہاں ایک طرف یہ خبر حکومت کے لیے پریشان کرنے والی تھی، وہیں محمد مالک صاحب کی خبر کہ 2000 ارب کی کرپشن. تو اس میں تو عمران خان صاحب کا موقف جو ہے درست ثابت ہوا. وہ کہتے رہے کہ میری حکومت کے دوران یہ مجھ سے این آر او مانگتے رہے، میں نے نہیں دیا، میری حکومت کو گرایا گیا، عدم اعتماد لائی گئی. اس میں جو عمران خان صاحب کا پورا ایک موقف ہے، امریکن سازش اور وہ سائفر اور پوری کہانی. اور اس کے بعد پھر نیب ترمیم تو ہوئی تھی. عمران خان نے سپریم کورٹ میں چیلنج بھی کیا تھا. عمران خان یہ الزام لگاتے ہیں کہ 1100 ارب کا این آر او انہوں نے خود کو دیا ہے. اور پھر عمران خان یہ کہتے ہیں کہ ڈاکو ڈفرز الائنس یہ کرپٹ ٹولہ ہے، یہ پیسہ بنا رہا ہے، مال بنا رہا ہے. تو اب تو اس بات کی بھی تصدیق ہو گئی، 2000 ارب کی کرپشن کی کہانیاں. اور پھر اس میں ایک اور دلچسپ بات ہے، مجھے نہیں پتا کہ آگے اس حوالے سے کیا صورتحال بنتی ہے. بہت سارے لوگ اسے 27ویں آئینی ترمیم سے جوڑ رہے ہیں کہ کچھ لوگ 27ویں آئینی ترمیم میں ووٹ نہیں کرنا چاہتے تھے. پی ایم ایل این بھی گھبرا رہی تھی، آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو زرداری صاحب، کیونکہ اس 27ویں آئینی ترمیم میں جہاں عدلیہ کی رہی سے کسر چھوڑنی ہے، وہیں پر ایک اور کام بھی کرنا ہے. اور وہ کام جناب والا یہ ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم، اور پیپلز پارٹی نے تو ہمیشہ 18ویں آئینی ترمیم کو بیچا ہے، تو اس کو بھی انڈو کرنا ہے. تو پیپلز پارٹی ساتھ نہیں دے رہی. بلاول بھٹو زرداری صاحب یہ بڑے باوسوک انداز میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج کل وہ منظر پہ غائب ہے. وجہ یہ کہ جب وہ منظر پہ آتے ہیں تو ان سے 27ویں آئینی ترمیم کا تقاضا اور بات کی جاتی ہے. تو کچھ لوگ اسے 27ویں آئینی ترمیم سے جوڑ رہے ہیں. لیکن اصولی موقف میرا یہ ہے کہ دیکھیے 78 سالوں سے اس ملک میں احتساب کبھی نہیں کیا گیا. اس ملک میں ہمیشہ احتساب کے نام پر ذاتی مقاصد اور سیاسی عزائم حاصل کیے گئے ہیں. بڑے ڈرامے رچائے گئے احتساب کے، نہیں ہوا. جب بھی ہوا
اپنے مقاصد کے لیے ہوا، پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے ہوا، سیاسی عزائم کے لیے ہوا، اور اصولی طور پر چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ بیوروکریٹ ہوں، ان کے احتساب کی ذمہ داری سویلین اداروں پہ ہے۔ اینٹی کرپشنز موجود ہے، نیب موجود ہے، یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے کہ انہیں اب ٹوتھ لیس کر دیا گیا، انہیں بھی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پولیٹیکل انجینئرنگ کے لیے استعمال کرتی ہے، لیکن اصولی موقف یہ ہونا چاہیے، چاہے وہ پی ایم ایل این ہے چاہے وہ پیپلز پارٹی ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ چاہے گزشتہ 3 سالوں سے وہ پی ٹی آئی کے خلاف، اس ملک کے خلاف، عوام پاکستان کے خلاف جس قدر انہوں نے جو کچھ کیا، مگر اگر یہ محمد مالک صاحب کی خبر سچی ہے تو عسکری اداروں کا احتساب سے کوئی تعلق، کوئی جواز، کوئی گنجائش نہیں ہے۔ سیاستدانوں اور بیوروکریٹس کا جو احتساب ہے وہ سیاسی ادارے ہی کریں، ورنہ یہ گزشتہ 78 سال سے احتساب ہوتا رہا ہے، اور اس میں تو محمد مالک صاحب نے یہاں تک کہہ دیا کہ ادارے کے اپنے لوگ ملوث ہیں۔ تو بہرحال یہ اب تک کی تفصیلات ہیں، ڈیولپنگ سٹوری ہے، مزید جو تفصیلات ہوں گی وسیم ملک اپنی سی پلیٹ فارم کے توسط سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ تب تک لے مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ نگہبان۔